बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। और हमेशा की तरह हमारा जो पहला पार्ट होता है या पार्ट 1 होता है किसी भी एग्जाम प्रेप सीरीज में, उसमें जो पहला सेक्शन या पहली वीडियो होती है उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, यानी MCQ जो सेक्शन है आपका एग्जाम का उसको हम कवर करते हैं। और उसके बाद पार्ट 2 जो होता है यूजुअली वो हमारा सब्जेक्टिव होता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा एक्सटेंसिव कोर्स है तो मैंने इसकी वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा ऑप्टिमम रखने की कोशिश की है। और हम करेंगे ये कि इस पार्ट में जो कि 60 MCQs का होगा, हम एक पार्ट की बजाय हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और पार्ट 1 में हम 30 MCQs डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में भी 30 करेंगे और पार्ट 3 में जो 40 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएं, ना कि सिर्फ ट्रांसलेशन, क्योंकि वो तो आप मुझसे भी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए फिर क्विकली शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं बाकायदा एग्जाम का आगाज करूं या फिर इसको शुरू करूं, तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू आपके सामने रखूं, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में या एग्जाम की प्रेप में आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए, एक इंसाइट मिल जाए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली ये होता क्या है और कैसे की जाती है, राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू के तौर पे देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस है, एक ओवरऑल एंड टू एंड एक साइकिल है, या जो फेजेस हैं इसकी, उसमें 5 फेजेस या 5 प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं। उसमें सबसे जो पहला होता है उसको हम इनिशिएशन कहते हैं। ये प्रोजेक्ट की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो पहली फेज या पहला प्रोसेस ग्रुप है उसकी बुनियादी चीज होती है, या फिर ये पहला स्टेप होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसकी एक इनिशियल स्टेज होती है या इनिशियल फेज होती है। वहां सबसे पहला काम क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट किया जाता है। ये चार्टर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो 1 से 2 या मैक्सिमम 3 पेजेस पे मुश्तमिल होता है, जिसमें कुछ बहुत बेसिक और हाई लेवल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें एक हाई लेवल स्कोप लिखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या चीजें शामिल होंगी और ये प्रोजेक्ट क्या चीजें डिलीवर करेगा। कोई प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर करेगा, या कुछ और चीज डिलीवर की जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद हाई लेवल एक स्केड्यूल दिया जाता है, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं तो हमें सारी डिटेल पता नहीं है, तो हम एक हाई लेवल स्केड्यूल बना लेते हैं या एक अंदाजा कर लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या 6 महीनों में डिलीवर होगी, यह अंदाजा किया जा सकता है कोई 10 महीनों में या 1 साल में या फिर 1.5 साल में। तो ये एक हाई लेवल स्केड्यूल हम बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट कितनी देर में डिलीवर होगी। आगे चल के फिर हम इसकी डिटेल देखेंगे कि कैसे इस स्केड्यूल को और ज्यादा ग्रैनुलर लेवल पे हम निटी-ग्रिटी में जाके एक्टिविटीज तक जो है वो किस तरह से प्लान करते हैं या फिर इसको आउटलाइन करते हैं। कॉस्ट के एस्टिमेशन भी हम शामिल कर लेते हैं बुनियादी सतह के ऊपर या इनिशियल फेज के ऊपर कि ओवरऑल इसकी कॉस्ट क्या होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप और मैं घर बनाते हैं तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये तकरीबन कुछ 3 महीने का काम है और गालबन कुछ 3 से 4 मिलियन जो है उसकी कॉस्ट आएगी, राइट। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो इनिशियल लेवल पे की जाती है कि हाई लेवल एक कॉस्ट एस्टिमेशन की जाती है। और उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने वाली वो ये होती है कि कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। अभी भी कुछ हमें पता है जो हमारे लिए कुछ नोन होता है, जैसे मटेरियल की शॉर्टेज है, वेदर की कंडीशंस हैं और लेबर की शॉर्टेज है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज हो सकती है। हमारे वाले सॉफ्टवेयर के केस में क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन के रिस्क हो सकते हैं, डेटा थेफ्ट के रिस्क हो सकते हैं, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंटीग्रेशन की जो कुछ चैलेंजेस हो सकती हैं, ठीक है, ट्रेनिंग की चैलेंजेस हो सकती हैं, ट्रांजिशन के चैलेंजेस हो सकते हैं। ये बहुत सारे की रिस्क हो सकते हैं जो कि हमें नोन होता है और कुछ हमने खुद से देखना होता है कि और इसके अलावा हम क्या रिस्क एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बुनियादी चीजें लिखी जाती हैं चार्टर के अंदर और ये इनिशियल फेज का ये काम होता है या प्रोजेक्ट इनिशिएशन में हम ये करते हैं। एक और चीज जो बुनियादी है वो हम ये देखते हैं बेसिकली जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी के अंदर हैं, चाहे हमारे सप्लायर्स हैं, वेंडर हैं, जो स्पॉन्सर है इस प्रोजेक्ट का, ये चाहे कस्टमर हैं, इवन हमने अगर अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो ये सारे लोग जो हैं ये हमारी क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर्स। यानी एक बंदा, एक कंपनी, एक ग्रुप, एक इंडिविजुअल, एक टीम जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर अफेक्ट कर सकता है या वो अफेक्ट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर। तो ये हमने कुछ बुनियादी चीजें आउटलाइन कर ली, लिख ली किसके अंदर, प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर। सेकंड फेज पे हमारी आती है प्लानिंग। हमने बुनियादी कुछ चीजें लिख ली हैं, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ प्लान करना शुरू करते हैं। यानी हमने देखा कि स्कोप को कैसे प्लान करना है, हमने क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्या चीजें इंक्लूड नहीं है,
और कल कला को स्कोप में अंदर कुछ तब्दीली आती है, कुछ चेंजेस आती हैं, तो हम उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसका पूरा हमने प्लान लिख लिया। फिर हम स्केड्यूल को कैसे बनाएंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे एक्टिविटीज को हम आउटलाइन करेंगे और हर एक्टिविटी का कैसे हम स्केड्यूल निकालेंगे, कितना टाइम लगेगा, और फिर इनकी सिक्वेंशियल जो एक तरतीब हम बनाएंगे, तो इस सारे से हम कोई ना कुछ स्केड्यूल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं और आप किसी भी काम में करते हैं कि इस काम को करने के लिए कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा, फिर हम कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम क्वालिटी को प्लान करते हैं। तो हर एक एक एरिया को हम प्लान करते चले जाते हैं, एक एक डोमेन को हम प्लान करते चले जाते हैं। इसी तरह हम रिस्क को प्लान करते हैं, हम रिसोर्सेज को प्लान करते हैं। रिसोर्सेज मटेरियल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ठीक है, चेंज की हमने बात की, हम प्लान करते हैं कि हम कैसे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, कहाँ चेंजेस हमने लेनी है, कहाँ हमने नहीं लेनी। ठीक है, आपने कुछ मॉडल्स पढ़े हुए हैं, कहीं चेंज हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कहीं हम इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते। दो हम कर सकते हैं लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं। कुछ आजकल के नए मॉडल्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप कस्टमर के साथ कांस्टेंट इंटरैक्ट करें और चेंजेस को आप इनकॉर्पोरेट करें। इसके अलावा कम्युनिकेशन को हमने कैसे प्लान करना है, कस्टमर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, स्टेटस रिपोर्टिंग जो हमने बनानी है वो किस किस के साथ हमने कैसे कैसे शेयर करनी है, डैशबोर्ड पर डालनी है, ईमेल्स करनी है, वीकली हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारी चीजें हम प्लान करेंगे और ये सारी चीजें हम कंसोलिडेट करके एक जो बड़ा प्लान बनाएंगे उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ये प्लानिंग का काम है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, चीजों को एक्शन में डालना। तो एक्चुअल हैपनिंग हो रही है, जो हमने प्लान किया है वो चीजें अब लाइव हो रही हैं। हमने प्लान कर लिया, अब हमने क्या किया, लोगों को वो प्रोडक्ट दे दी डेवलप करने के लिए। तो वो क्या हो रहे हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो कोड कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो सारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको वो बना रहे हैं, कोड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। So this is what actually being done, but we have planned so far। और इसके बाद जो फोर्थ फेज होती है, असल में इसके साथ स्टार्ट हो जाती है, तो बल्कि उससे भी पहले हम कह सकते हैं स्टार्ट हो सकती है। कुछ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है ये मॉनिटरिंग और कंट्रोल है। मॉनिटरिंग क्या है कि हम ये देख रहे होते हैं, यानी हमने कुछ प्लान किया और फिर हम आगे चल के देख रहे होते हैं कि जो हमने प्लान किया क्या चीजें उसी तरह ही हो रही हैं या कुछ फर्क आ रहा है। और यकीनन कुछ ना कुछ फर्क आता है तो वो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है। फिर हम देखते हैं हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस क्या है, हमने जो चीजें डिलीवर करनी थी पहले महीने के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, या फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड थर्ड वीक, क्या हम वो डिलीवर कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और अगर कहीं ना कहीं चेंजेस आ रही है या कस्टमर कह रहा है कि आप हमें ये भी चीज इसमें ऐड कर दें, वो भी कर दें, ये नॉर्मल एक रूटीन है, तो इनको कैसे हमने देखना है। और अगर ये चेंजेस आ रही हैं तो कहीं ना कहीं नए रिस्क भी आ रहे हैं या पहले से जो हमने आइडेंटिफाई की हैं, तो हम उनको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें भी हमने जरूर देखनी होती है। और इसके अलावा अगर हम कहीं ना कहीं कॉस्ट ओवररन कर रहे हैं, यानी हमने तखमीना लगाया था कुछ पैसों का और हम उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं खुदा ना खासा, तो फिर हमें उसको भी कंट्रोल करना है और देखना है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। या फिर अगर हमने कहा था कि हम पर्टिकुलर टाइम तक कुछ इतना काम कर लेंगे और हम देखते हैं कि हमें उतना काम अभी नहीं कर सके, तो ये देखना है कि ये टाइम, कॉस्ट, स्केड्यूल, ये चीजें कैसे कंट्रोल करनी है ताकि चीजों को प्रॉपर जो है वो अलाइनमेंट किया जाए, वापस रीअलाइन किया जाए जो हमने प्लान किया था। ठीक है, और लास्टली क्या होता है कि हम फिर देखते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करते हैं, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्लोजर होती है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सबसे अहम चीज, जो कुछ हमने सीखा होता है, यानी कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, कुछ चीजें बेहतर नहीं हुई, तो हम अपने एक तरह से एहतसाब करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इसको कहते हैं। तो वो हम करते हैं और जितना कुछ हमने सीखा है वो हम आर्काइव करते हैं, वो ड्राफ्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि वो गलतियां जो हमने यहाँ पहले की हैं वो अगले प्रोजेक्ट्स में हम ना दोहराएं, अगली बार हम प्रोजेक्ट इसे बेहतर करें। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने सेमेस्टर 1 के एग्जाम दिए, कुछ रिजल्ट्स आए और मुझे अंदाजा हुआ और मुझे एहसास हुआ कि बहुत मेहनत करनी चाहिए थी या इतनी मेहनत से इतना जीपीए नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ मजीद मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ये एक मैंने कोशिश की है कि जो पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये आपको एटलीस्ट एक हाई लेवल एक ओवरव्यू दे सकूं। इसको सामने रखेंगे आप, इसके अंदर खड़े होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद इंशाल्लाह एड्रेस करते चले जाएंगे। ये बहुत जरूरी और बेसिक है। इसके अलावा, इसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को या एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एज ए होल समझ सकें कि इनफैक्ट ये सारा एंड टू एंड साइकिल या फेजेस किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं या फिर कैसे आप उनको परसीव कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक डायलेमा है, एक फिनोमेना है, या एक हकीकत है, या तल्ख हकीकत है, आप कुछ भी कह लीजिए। तो आप इस स्लाइड को जरा पास कीजिए और कुछ लम्हों के लिए इसको जरा थोड़ा सा देखिए, स्टेप 1 से लेकर 12 तक, और उसके बाद फिर अपनी राय, आपने इससे क्या इंसाइट ली है, क्या आपका की टेक अवे है इसके हवाले से।
एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और एज ए सिस्टम एनालिस्ट या एज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी आप प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर में इससे आपने क्या सीखा, आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है। मुझे आपकी राय का और आपकी फीडबैक का और आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो ये आज के लिए छोड़ता हूँ। आप मुझे बताइए कि इनफैक्ट इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। राइट, तो फॉर्मली हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि डैश रिस्क्स आर एसोसिएटेड विद कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट और मार्केट प्लेस। कुछ रिस्क हमने पढ़े हैं और हमें रिस्क की बुनियादी डेफिनेशन आना चाहिए कि कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बुरे असर डाल सकती है। ठीक है, an event, an activity that can bring negative impact or adverse impact to our organization, our performance, our operation, or particularly to our project. अब कुछ जो टाइप्स है रिस्क में, उसमें यहाँ पूछा गया है कि वो रिस्क बताइए जो कि मैनेजमेंट की तरफ से इम्पोज हो सकते हैं या मार्केट की तरफ से इम्पोज हो सकते हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजंस करने होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ डिसीजंस रिस्की हो सकते हैं। इसी तरह मार्केट प्लेस में जो डायनामिकली चेंजेस हो रही होती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये दोनों जो रिस्क हैं, असल में ये बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं या असरअंदाज होते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जी बिजनेस इम्पैक्ट रिस्क ये ऐसे रिस्क होते हैं जो या तो मार्केट की तरफ से आते हैं या फिर मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट फ्रॉम हियर। Question number 2, the training plan does not contain the activity. ठीक है, we have given 4 options or activities जिसमें एक ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होती। ट्रेनिंग से मुराद हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, हमने क्लाइंट की साइट पे उसको डिप्लॉय कर दिया है और अब हम उन एंड यूजर्स को जिन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज करना है, हमने इनकी ट्रेनिंग प्लान की हुई है। तो जो ट्रेनिंग प्लान होती है उसमें एक तो हम कंटेंट को शामिल करते हैं कि ट्रेनिंग हम किस चीज की करवा रहे हैं, जिसको आप यूजर मैनुअल भी कहते हैं। इसके अलावा आप कोई सीबीटीज भी बना सकते हैं, वीडियो नगेट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक तालिब इल्म के तौर पे आपके लिए कुछ कोशिश करता हूँ यहाँ पे। फिर आप ये बताते हैं लोगों को कि वो ट्रेनिंग कब है, उसका दौरानिया कितना है, कितने स्केड्यूल की, कितने टाइम में, कितनी ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होगी। और आप ये भी बताते हैं कि कौन से बंदे होंगे जो फैसिलिटेटर होंगे, जो मॉडरेटर होंगे और उनकी फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रोल है, कौन बंदा ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा होगा, कौन बंदा वहां पे फैसिलिटेट कर रहा होगा। सो ये सारी चीजें आप बताते हैं। अलबत्ता ये जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इंस्टॉलेशन के लिए है, ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, ये इससे पहले का काम है। बाज़ औक़ात इसके बाद भी किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली ये पहले होता है। सो दिस इज द डिजायर्ड ऑप्शन के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इंस्टॉलेशन जो है वो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर। Question number 3, people are managed through an organizational structure. This hierarchical structure is based on the dash cornerstone of the management. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को जो मैनेज किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को, वो आम तौर पे उस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वेल डिफाइंड होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है या हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ये कुछ कहा जाता है कि कितनी कॉर्नरस्टोन के ऊपर बिल्ड होता है। ये आमतौर पे 4 कॉर्नरस्टोन के ऊपर बिल्ड होता है। उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी आप प्लान करते हैं कि आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, आपको एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव चाहिए, सिस्टम एनालिस्ट चाहिए, फंक्शन एनालिस्ट चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आप प्लान करते हैं कितने लोग चाहिए, फिर आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, टीम्स में, ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हैं, फिर आप उनको लीड करते हैं। यानी एज ए मैनेजर माशाल्लाह कल को आप लोगों को लीड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, फंक्शनल सपोर्ट भी देंगे, उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, उनको इनेबल करेंगे ताकि वो आपके प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करके डिलीवर कर सके। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम आएंगे और टीम में प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आप उनको क्या करेंगे, ये चीजों को आपने कंट्रोल करना है। So there are 4 cornerstones or foundational or building blocks of the management जो कि हमने यहाँ बात की है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ डैश टाइप्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कितनी टाइप्स का होता है।
तो हमारे यहाँ आमतौर पर 4 तरह की जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? यानी एक ऑर्गेनाइजेशन वो हो सकती है जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर पे बेस करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 4 या 5 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एचआर, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो वो एचआर, फाइनेंस, सेल्स और मार्केटिंग क्या है? एक फंक्शन है। इसी तरह और भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आईटी, टैक्सेशन, कस्टमर सर्विसेज एंड सो ऑन। तो ये पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया। एक और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइज। यानी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वहां पे डिफरेंट टीम्स हैं और हर टीम एक प्रोजेक्ट को लेती है और वो फिर डिलीवर करती है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है और उसके बाद फिर वो टीम कोई और प्रोजेक्ट ले लेती है। तो वहां स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि वो प्रोजेक्ट्स की बेस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर। तीसरी होती है, या तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये होता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है हमारा, यानी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फंक्शंस बने हुए हैं, लेकिन क्या होता है, आरजी तौर पे कोई एक खास प्रोडक्ट बनानी है, कोई खास किस्म का प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो हर फंक्शन से 3, 4 लोग, 5 लोग उठाए जाते हैं और उनकी एक टीम बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। आपने शायद एक रूल पढ़ा और कि मैट्रिक्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक आदमी 2 बॉसेस को एट ए टाइम रिपोर्ट करता है, एक अपने डिपार्टमेंट हेड को और एक आरजी तौर पे जिस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ वो काम कर रहा है उस मैनेजर को भी रिपोर्ट करता है। चौथी जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं पीएमओ बेस्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो कंपनीज में मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ मैनेजर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है उनको एडवाइस करते हैं, मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट्स क्रिएट करके देते हैं, मुख्तलिफ तरह की और सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये 4 बुनियादी टाइप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन चारों में से किसी एक टाइप की हो सकती है। फंक्शनल, एचआर, सेल्स वगैरह, इन चीजों के ऊपर बेस करके। प्रोजेक्टाइज यानी टीम्स हैं, वो हर एक टीम अपना अपना एक अलग प्रोजेक्ट कर रही है। मैट्रिक्स, फंक्शन होगा लेकिन साथ में कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट भी चल रहा होगा। और फोर्थ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, पीएमओ बेस्ड या फिर प्रोजेक्ट ऑफिस। Question number 5 है, to calculate the estimated effort using the intermediate COCOMO technique, you use the formula. अब COCOMO टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, और ये मॉडल क्या करता है, ये हम एफर्ट को या कॉस्ट को या स्केड्यूल को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इस लेयर की बात हो रही है, वो इंटरमीडिएट लेयर की बात हो रही है। तो ये खास तौर पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है, ये वाला मॉडल है। तो इसमें एक जो अहम फैक्टर है, ये जो एक अहम चीज है, उसको हम कहते हैं एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, EAF। EAF क्या चीज है? इट्स काइंड ऑफ अ मल्टीप्लायर दैट एडजस्ट द एस्टिमेटेड एफर्ट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ड्राइवर्स। जस्ट लाइक आपके पास प्रोडक्ट हो सकती है itself, आपके पास हार्डवेयर हो सकता है, पर्सनल हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, या कोई और प्रोजेक्ट का एट्रीब्यूट हो सकता है। दूसरी चीज, आपके पास वो इनिशियल या बेसिक एफर्ट होती है जिसको आप यूज करते हैं, जिसको आप EI भी कह लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफर्ट इज इक्वल टू, या एफर्ट इज द एक्चुअल एफर्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर यानी EAF मल्टीप्लाई बाय, ये दूसरी चीज क्या होगी, इनिशियल एफर्ट या बेसिक एफर्ट। तो फार्मूला क्या बना, E इज इक्वल टू EAF मल्टीप्लाई बाय EI, राइट। तो आपकी फोर्थ ऑप्शन यहां से करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज नॉट अ गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्केड्यूल। अब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए कोई जो आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, आपने उसका स्केड्यूल बनाना है। तो आपको जो गाइडलाइन दी जाती हैं, कोई एक उसमें से गाइडलाइन नहीं है। ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो है वो गाइडलाइन नहीं है, किसके लिए, स्केड्यूल बनाने के लिए। आपके पास जो गाइडलाइंस होती हैं, आपके पास क्लासिफिकेशन भी उसमें शामिल होती है, आपके पास इंटर डिपेंडेंस भी शामिल होती है, और आपके पास वैलिडेशन क्राइटेरिया भी होता है। यानी ये तीनों चीजें होती हैं। अलबत्ता स्केड्यूल गाइडलाइंस के लिए डीकंपोजिशन कोई गाइडलाइन नहीं होती, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है यहाँ से, कि गाइडलाइंस टू क्रिएट ए सॉफ्टवेयर स्केड्यूल, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्केड्यूल, उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन को बेस बना सकते हैं, इंटरडिपेंडेंसी है,
उसको आप बेस बना सकते हैं। टाइम एंड एफर्ट को बेस बना सकते हैं, ठीक है जी। टाइम एंड एफर्ट एलोकेशन को बेस बना सकते हैं। वैलिडेशन क्राइटेरिया है उसको आप बेस बना सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेस बना सकते हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन ये जो डीकम्पोजिशन है, दिस इज नॉट अ गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैजुअल, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज डिजायर्ड फ्रॉम हेयर। Question number 7. Your work background structure WBS design should try to achieve certain goals except. तो WBS के कुछ गोल्स होते हैं। जो वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है, इट्स वन ऑफ द कोर आइटम एंड कॉन्सेप्ट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो WBS का गोल नहीं है? क्विकली सबसे पहले तो देखते हैं कि WBS है क्या चीज। आपने यकीनन पढ़ा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। असल में ये क्या है? एक टूल भी कह सकते हैं आप इसको, या एक हायरार्किकल विजुअल डायग्राम भी आप इसको कह सकते हैं। इस डायग्राम में आप क्या करते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट का टोटल स्कोप होता है उसको आप छोटे छोटे मैनेजेबल डिलीवरेबल्स में डिवाइड कर लेते हैं या ब्रेक कर लेते हैं। और वो ब्रेक इस तरह से करते हैं कि आपके पास एक्टिविटीज, सब प्रोजेक्ट्स या फिर वर्क आइटम्स निकलती हैं, टास्क निकलती हैं, जिनको आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इस तरह से कि आपको पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक घर बनाना है, तो आप उसको इस तरह से डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इस पूरे घर को बनाने के लिए आपको कितने काम करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे फाउंडेशन है, फिर उसके बाद लेंटर है, फिर प्लास्टर है, फिर उसके बाद प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है एंड सो ऑन। तो आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि फिर आपको पता चल जाता है कि आपने एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। जितना भी काम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सारा रिक्वायर्ड होगा, यू एंड आई गेट टू नो दैट अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ तक कि हमें स्पेसिफिक एक्टिविटीज तक भी पता चल जाता है कि जैसे चुनाई हम आमतौर पे कहते हैं, ठीक है। दीवार बनने का जो काम है उसको आम लफ्जों में हम अपनी कन्वेंशन में चुनाई कह लेते हैं। ये चुनाई होगी, उसके बाद फिर लेंटर की शटरिंग होगी, उसके बाद फिर लेंटर डलेगा, फिर लेंटर खुलेगा, उसके बाद प्लास्टर होगा, फिर उसके बाद दरवाजे लगेंगे, और फिर इस तरह से करके हम स्पेसिफिक एक्टिविटीज तक जो है वो WBS की मदद से देख लेते हैं कि क्या काम करना है। उसके लिए हमें किस तरह से स्केड्यूल जो है वो प्लान करना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए अब देखिए ना, एक एक चीज जब आप अलग अलग कर रहे हैं एक्टिविटीज, तो फिर आपको पता चलता जाता है टाइम कितना लग सकता है, कॉस्ट कितनी आ सकती है, और किस बंदे ने कौन सा काम करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो रही है। अब जो WBS है ये दो तरह का होता है। आमतौर पे इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फेजेस के लिहाज से भी डिजाइन किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनिशिएशन फेज है, तो इनिशिएशन फेज के अंदर हम कितने काम करेंगे या कौन कौन सी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं या हमें करनी है, या क्या चीजें डिलीवर करनी है, राइट। इसी तरह प्लानिंग है, तो प्लानिंग फेज के अंदर हम क्या काम कर रहे होंगे या कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, इवन सब टास्क कौन से परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी तरह एग्जीक्यूशन है, कंट्रोल है, या फिर क्लोजर फेज है। तो हर फेज के अंदर या हर प्रोसेस ग्रुप के अंदर हम आउटलाइन कर लेते हैं या ड्रिल डाउन करके डिफरेंट टास्क जो है उसके अंदर डाल देते हैं कि कौन कौन से टास्क हम किस किस लेयर में कर रहे होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप WBS को, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप के लिहाज से तरतीब दे लेते हैं, या फिर उनको डिवाइड कर लेते हैं या कैटेगराइज कर लेते हैं। दूसरा WBS जो है वो हम बनाते हैं डिलीवरेबल की बेस के ऊपर, ठीक है। यानी आपने जो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है पूरा बड़ा, वो प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह का है। उस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल ये देखिएगा पहले क्या लिखा हुआ है कि जी इस प्रोजेक्ट के अंदर फेज 1 में हम कितनी चीजें डिलीवर करेंगे, ये डिलीवरेबल लिखते हैं आप, और भी नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। इसी तरह जो फेज 2 होगा उसके अंदर हम कौन कौन से डिलीवरेबल जो है वो कस्टमर को शिप करेंगे या डिलीवर करेंगे। इसी तरह फेज 3 में हम कितनी रिपोर्ट्स, कितने फीचर देंगे। फेज 4 में हो सकता है हम ऑनलाइन स्टोर और इस तरह की चीजें दें, हम उनको इंटीग्रेशन दें, हम ट्रैकिंग का सिस्टम दें, ठीक है। हम उनको रिपोर्टिंग का सिस्टम दें, हम विजिबिलिटी दें, रिपोर्ट कस्टमर डाउनलोड कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे डिलीवरेबल की बेस के ऊपर हम जो है वो कस्टमर को यहाँ चीजें दे सकते हैं या बता सकते हैं कि किस फेज में कितने कितने डिलीवरेबल जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर रहे होंगे। और इन डिलीवरेबल की बेस के ऊपर हम भी फिर अपनी जो टास्क है, सब टास्क है, वर्क पैकेजेस हैं, एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट टर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं, वो यहाँ पे हम कैसे अलाइन कर सकते हैं और कैसे अपनी वर्क फोर्स को फिर या अपने स्केड्यूल और कॉस्ट या बजटिंग को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ WBS इज रियली हेल्पफुल फॉर अस कि आप अपने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, माशाल्लाह कल को आप ये चीजें हैंडल करेंगे तो आप इन चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं, सही।
तो गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जी द फर्स्ट थ्री ऑप्शंस ये क्या हैं, WBS का ऑब्जेक्टिव होती हैं। अलबत्ता जो लास्ट बात हमने कही थी यहाँ पे मेंशन है कि इससे ना तो विजिबिलिटी मिलती है और ना ही रिस्की जो चीजें हैं उनको हैंडल किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, या ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो ये बात गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन इज आर डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम हियर। Question number 8. One of the more recent developments in quality assurance QA is the realization that quality either exists or does not exist. यानी इससे पहले क्या था कि जी ये देखा जाता था कि देखिए आप ये चेक कीजिए कि क्वालिटी एग्जिस्ट करती है या फिर क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी या तो फिर इधर क्या है, ये 0 है और या फिर 1 है। लेकिन अब कहा जाता है कि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कहती हैं कि नहीं, आप इस तरह क्वालिटी को चेक ना करें। यानी आप इस तरह नहीं कह सकते कि एक बंदा बिलिंग है या फिर नहीं है, या एक बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। इट्स द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन 0 एंड 1। अब क्या है, अब ये स्ट्रिक्ट यस नो नहीं है, बल्कि क्या है, कोई ना कोई क्या है, ये एक वैल्यू है बिटवीन 0 एंड 1। आप कह सकते हैं 0.25, 0.5, सही है। तो ये जैसे फजी लॉजिक होती है, यानी कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, कहीं थोड़ी बहुत है। बल्कि इस तरह से आप देखना शुरू करें, ठीक है ना, कि आप कहें कि नहीं या तो बिल्कुल होना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट है वो कहती है कि क्वालिटी जो है वो इट्स नॉट अ बाइनरी, बल्कि आप जो कम भी है थोड़ी बहुत आप उसको 0 शुमार करें, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि आप कहेंगे कि इसको थोड़ा सा वेरिएशन में देखें। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल होता है, इंक्रीमेंट मॉडल आपने शायद पढ़ा हो पहले वाली क्लासेस में। वो क्या होता है कि आप बजाय इसके कि सारी प्रोडक्ट एक दफा डिलीवर करें, आप क्या करते हैं, उसको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट्स में डिलीवर करते हैं। और वो इंक्रीमेंट्स क्या हो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज आप डिलीवर करें ताकि कस्टमर उनको यूज कर ले, और उसके बाद फिर आप आखिर में जो बाकी रह जाता है वो डिलीवर कर दें, बजाय इसके कि कस्टमर को आप साल रोकें और साल के बाद पूरी प्रोडक्ट डिलीवर करें। ऐसा भी नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि थोड़ी थोड़ी उसको वो चीज दें जो उसको यूज भी ना कर सके। ठीक है, आइए जरा क्विकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई पहली फेज थी और हमने कस्टमर को कहा कि हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम उनका डिजाइन भी बना लेते हैं, उनको हम कोड भी कर देते हैं और टेस्ट भी कर लेते हैं, और कुछ ना कुछ आपको डिलीवर कर देते हैं जो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कहेंगे इंक्रीमेंट 1। आसान मिसाल आप यूं समझिए कि आपने किसी कंपनी को कहा कि वो आपको घर बना के दे, तो उन्होंने कहा जी सारा घर बनाने में तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। राइट, हम क्या करते हैं, हम आपको ग्राउंड फ्लोर पे, आप ये समझ लीजिए, इसको GF लिख लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पे हम आपको 2 कमरे, एक वॉशरूम, एक किचन दे देते हैं ताकि आप रहना शुरू कर दीजिए। तो ये समझ लीजिए आपका क्या है, इंक्रीमेंट 1 है। उसके बाद वो कहते हैं जी हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग रूम, एक लिविंग रूम और स्टेयर्स, और उसके बाद फिर कुछ चीजें और दे देते हैं। ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट 2 हो गया। फिर वो कहते हैं हम छत के ऊपर कुछ 1-2 कमरे और दे देते हैं, और उसके बाद बालकनी, और उसके बाद फिर कुछ और चीजें, टेरेस वगैरह भी डाल देते हैं। तो ये क्या होगा, इंक्रीमेंट 3 होगा। तो यूं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इंक्रीमेंट्स के अंदर जो है वो आपको सॉफ्टवेयर या वो घर जो है वो बना के दे रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, हम मुख्तलिफ इंक्रीमेंट्स के अंदर एक प्रोडक्ट के हिस्से डिलीवर कर रहे होते हैं जो कि कस्टमर यूज भी कर सकता है। अगेन जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी है, वो घर बिल्कुल कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन जो कमरे बने हैं वो कंप्लीट है, उनमें गुजारा किया जा सकता है, हम लोग रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, 2 चीजें यहाँ पे आपको समझ आ रही हैं। एक, जो भी हम काम कर रहे हैं हर आइटरेशन के अंदर, हर इंक्रीमेंट के अंदर, ये ज्यादा बेहतर होगा, हर इंक्रीमेंट के अंदर एक पूरा सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा, सारा सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंस भी फॉलो कर रहे हैं और एक इंक्रीमेंट के साथ साथ वैल्यूज डिलीवर कर रहे हैं। अब इन दोनों चीजों को जरा ज़हन में रखिएगा और दोबारा क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर आइएगा। तो सी हमारी ऑप्शन बिल्कुल ठीक कह रही है। वो कह रही है कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि एवोल्यूशनरी स्टेप्स करता है चीजें डेवलप करने के लिए, और ये मल्टीपल बिल्ड जो है वो प्लान करके करता है। किस तरह से, 2 चीजें कंबाइन कर रहा है। एक लीनियर स्ट्रक्चर है, जैसे हमने कहा कि एक सीक्वेंस में चीजें हो रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में हम कर रहे हैं, और दूसरा आइटरेशंस में कर रहे हैं, यानी डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में हम कर रहे हैं। सो ये क्या होता है, हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल। सी ऑप्शन यहाँ से हमारी करेक्ट है। Question number 10. In part, the expected time TE for completing an activity is calculated using which of the following formula?
अच्छा, PERT हमें पता है ये क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रेवेन्यू टेक्निक है, विच इज अ नेटवर्क स्केजुलिंग टेक्निक। और ये किस लिए बनाई जाती है, ताकि एक तो इससे प्लान हम क्रिएट करते हैं और दूसरा हम अपने प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। यानी जितनी भी एक्टिविटी एस्टिमेशन हम करते हैं या एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन करते हैं हम, उनके लिए हम यूज करते हैं PERT को। अच्छा, पूछा गया है कि ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है यानी TE, ये कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला है। और उस फार्मूले में हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 टाइम होते हैं। सही है, एक होता है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक कि हम एक चीज को जल्द से जल्द कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। एक होता है पैसिमिस्टिक यानी हम बहुत भी लेट हो तो कितना हो सकते हैं। और एक होता है मोस्ट लाइकली यानी अंदाजा किया जा सकता है, तकरीबन हमने पिछले भी काम किए हैं काफी सारे, तो हमें लगता है कि हम कुछ करीब करीब इसमें खत्म कर लेंगे, ये इतनी देर में खत्म कर लेंगे। तो ये तीनों टाइम हम यूज करते हैं यहाँ पॉइंट के अंदर, यानी T ऑफ O ऑप्टिमिस्टिक टाइम, T ऑफ M यानी मोस्ट लाइकली एंड T ऑफ P यानी पेसिमिस्टिक टाइम। अब इनकी एक पर्टिकुलर वेटेड एवरेज हम लेते हैं, वो क्या कि एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम हम लेते हैं यानी 1 टाइम और प्लस 4 टाइम्स हम लेते हैं क्या, मोस्ट लाइकली टाइम्स, और प्लस 1 टाइम लेते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। इनकी जो वेटेड एवरेज है यानी इनको हम ऐड करते हैं और ये कितना बना, 1 + 4 + 1 6, तो डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर। तो यूं अगर हम देखें तो हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ऑप्शन डी में। यानी एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या होगा, हमारे PERT मॉडल के अंदर जो एक्टिविटी एस्टिमेशन हमने किया है उसका एक्सपेक्टेड टाइम हम निकाल सकते हैं T ऑफ A। तो यहां से ऑप्शन बी हमारी करेक्ट है। Question number 11 है, a dash decomposition divides the project into its basic components from a user's perspective, while dash decomposition divides a project into its basic programming components or modules। अच्छा, दो तरह के कुछ decomposition की बात हो रही है, यानी कुछ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर है पूरा, उसको आपने दो तरीकों से डिकम्पोज करना है। एक आपने इस तरह से डिकम्पोज करना है कि वो डिकम्पोजिशन किस बेस पे है, यूजर की, यानी यूजर ने कितने फीचर मांगे हुए हैं, कितने वो फैसिलिटीज चाहता है, कितने फंक्शंस चाह रहा है, एक तो ये हमने देखना है। और दूसरा क्या, जो हम प्रोग्रामिंग देखते हैं यानी एक प्रोग्रामर का व्यू है, इसकी व्यू के ऊपर यानी इस बेस के ऊपर हमने उसको कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स बनाने हैं कि वो कितने बना सकते हैं। यूजर की हम बात करते हैं ना जब, तो इसका मतलब ये है कि हम यूजर को इस तरह से देख रहे हैं कि यूजर को हम क्या फीचर दे रहे हैं, या यूजर ये देख रहा होता है कि मुझे सॉफ्टवेयर से क्या फीचर मिल रहे हैं। और यानी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर माशाल्लाह आप लोग देखते हैं कि इस फीचर को सेट करने के लिए या इस फीचर को डिलीवर करने के लिए या इस फीचर को क्रिएट करने के लिए या इस पूरे ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है इसमें अगर 4 फीचर हैं, तो क्या ये 2 मॉड्यूल से हम बना सकते हैं, क्या ये 3 मॉड्यूल से बना सकते हैं, या 4 कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामर साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है वो मॉड्यूल्स की बेस के ऊपर होती है। अब ये पूछा गया ये दो तरह की जो डिकम्पोजिशन होती है ये किस तरह की होती है, तो यूजर की जो हमारी डिकम्पोजिशन होती है वो हमारी होती है फंक्शनल, ये हमारी होती है फंक्शनल। और प्रोग्रामर की जो होती है उसने चूंकि क्या बनाना है, कंपोनेंट्स या फिर मॉड्यूल्स, तो उसने क्या करना है, प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है। सो इट्स दी ए ऑप्शन। ये यूजर पर्सपेक्टिव क्या, फीचर्स का, वो क्या होगा फंक्शनल, कि उसको क्या फंक्शंस मिल रहे हैं। और एज ए प्रोग्रामर अगर आप उस सारे सॉफ्टवेयर को जब डिकम्पोज करेंगे तो आप किस तरह से देखेंगे कि कितने कंपोनेंट्स बनने हैं, कितने मॉड्यूल्स बनने हैं। आपकी ये डिकम्पोजिशन कौन सी होगी, डिजाइन डिकम्पोजिशन। 12 है, if the size of a project is extensive and the client prefers all the features of the proposed project at the first delivery, you can select the dash model। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ मॉडल हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो यकीनन आपने पढ़े होंगे, यहाँ पर लिस्ट भी है। एक अहम चीज जो आपने याद रखनी है कि प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा है, एक्सटेंसिव है, ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी बात हो रही है, और क्लाइंट प्रेफर कर रहा है कि सारे फीचर, ठीक है, ऑल फीचर्स जो कि क्या है फर्स्ट डिलीवरी में ही दिए जाएं, यानी क्लाइंट को पहली डिलीवरी में दिए जाएं या सॉफ्टवेयर मुकम्मल करके दिया जाए। अब जो सॉफ्टवेयर मुकम्मल करके देना है वो किस में आप दे सकते हैं, जो गिवन ऑप्शन है उसमें वाटरफॉल में दे सकते हैं। इंक्रीमेंटल में आपने अभी कहा कि आप कुछ चीजें पहले इंक्रीमेंट में देंगे, फिर कुछ दूसरे इंक्रीमेंट में, और फिर कुछ तीसरे इंक्रीमेंट में। आइटरेटिव में क्या होता है कि आप पूरी प्रोडक्ट तो देते हैं लेकिन वो इस तरह से कि तकरीबन वो हाफ कुक्ड होती है, वो पूरी प्रिपेयर नहीं होती। मैं आपको घर की एग्जांपल दूं तो आप ये समझ लीजिए, आइटरेटिव में बात करेंगे, अगर उसी घर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे पहली आइटरेशन में, फिर दूसरी आइटरेशन में पूरे घर का आप प्लास्टर करेंगे, फिर तीसरी आइटरेशन में आप पूरे घर के अंदर प्लम्बिंग वाला काम करवाएंगे, चौथी आइटरेशन में पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाएंगे यानी बिजली की वायरिंग वगैरह।
5वीं आइटरेशन में आप पूरे घर के अंदर पेंट वगैरह करेंगे, 6ठी आइटरेशन में हो सकता है आप दरवाजे वगैरह लगा के दें, फिर इंटीरियर का काम करवाएं, तो यूं फिर आप फाइनल आइटरेशन के बाद आप घर डिलीवर करेंगे। ऐसा तो यहाँ पे नहीं कहा गया, ठीक है। इंक्रीमेंटल अभी हमने देखा। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि आप जल्दी से एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक डमी कुछ मॉडल बनाते हैं, वो होता वर्किंग मॉडल ही है, ताकि आप कस्टमर से फीडबैक ले सकें डिजाइन के ऊपर। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकते। अलबत्ता वाटरफॉल एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप क्या करते हैं, सारी प्रोडक्ट को एक सीक्वेंशियल तरीके से डिजाइन से लेकर बिल्ड तक वो आप सीक्वेंशियल तरीके से गुजारते हैं, और फाइनल जो प्रोडक्ट होती है उसको आप फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं, ठीक है। So from here, situation of the question says कि you should select the waterfall model, ठीक है। यानी आपने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स ली, और जैसे रिक्वायरमेंट्स ली फिर आपने पूरा टाइम लिया और एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपने लिखा, और इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को आपने क्या दिया डिजाइन वालों को, और डिजाइन वालों ने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स को बेस करते हुए डिजाइन डॉक्यूमेंट लिखा, और डिजाइन डॉक्यूमेंट फिर आपने किनको दिया, इम्प्लीमेंटेशन को, यानी जिन लोगों ने क्या करना है, कोड करना है, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर लिखना है, प्रोग्रामिंग करनी है। और कोडिंग वालों ने जब सारी कोडिंग कंप्लीट की तो फिर उन्होंने क्या दिया, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को, या फिर टेस्ट वालों को, जिन्होंने टेस्ट किया। और टेस्ट वाले जब फाइनल कर चुके हैं, ये सारी टेस्टिंग करके जी अब बिल्कुल ठीक है, तो अब आप डिप्लॉयमेंट के लिए कस्टमर के पास जाएंगे कि नहीं हमने सारा कुछ कर लिया है, अब प्रोडक्ट रेडी है, तो अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को आपकी साइट के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को आपको डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये हमारा एक सीक्वेंशियल है, जिसमें हर लास्ट फेज की आउटपुट जो है वो कंप्लीट करके अगले फेज की स्टेप की इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है, जैसे अभी हमने देखा है। तो ये क्या है हमारा वाटरफॉल मॉडल। 13 है, ए प्रीडिसेसर एक्टिविटी नीड्स टू डैश बिफोर द नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है सक्सेसर कैन बिगिन, आपको समझाने के लिए। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, एक नेटवर्क डायग्राम में है जिसको हम प्रेसिडेंस नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं, जहाँ पे हर नोड जैसे कि ए बी सी डी वगैरह मैंने मेंशन किया है, ये क्या होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, और इनको कोई ना कोई टाइम रिक्वायर्ड होता है, जैसे 5 दिन, 6 हफ्ते, 2 महीने वगैरह इनको कंप्लीट होने के लिए। हर एक्टिविटी जो है उससे पहले कोई ना कोई एक्टिविटी, जैसे अगर हम बात करें इस बी एक्टिविटी की, तो बी हमारी क्या होगी, सक्सेसर होगी, और ए जो एक्टिविटी है जो बी से पहले है, ये क्या होगी, हमारी प्रीडिसेसर होगी। अब सीक्वेंस अगर आप देखें तो बी उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकती जब तक हमारी ए मुकम्मल ना हो जाए, यानी दूसरे लफ्जों में सक्सेसर एक्टिविटी कैन नॉट स्टार्ट और कैन नॉट बिगिन अनलेस अनटिल हमारी जो प्रीडिसेसर है वो क्या हो, कंप्लीट ना हो, राइट। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है, और प्रीडिसेसर एक्टिविटी नीड्स टू बी कंप्लीटेड, इसको मुकम्मल होना चाहिए ताकि हमारी जो सक्सेसर एक्टिविटी है या अगली वाली जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो सके, ठीक है। लाइक वाइज फॉर ऑल ऑफ द अदर्स, ठीक है। अगर एफ की हम बात करें तो एफ जो है वो सक्सेसर है, लेकिन एफ से पहले प्रीडिसेसर कितनी है, हमारे पास 2 एक्टिविटीज है, डी और ई, और डी और ई को कंप्लीट होना है, दोनों की कोई ना कोई जो आउटपुट है वो मिलेगी, इकट्ठी होगी, और उसके बाद फिर जो है वो एफ स्टार्ट हो सकती है, और जी जो है वो अगेन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक एफ जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो दिस इज हो कि हमारी प्रीडिसेसर क्या होती है और हमारी सक्सेसर एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, और इनको किस तरह से एक दूसरे के साथ देखना पड़ता है, या फिर कंस्ट्रेंट जो है वो होता है। 14 है, ए मैक्रोस्कोपिक स्केड्यूल इज डेवलप्ड एट। देखिए मैक्रो का क्या मतलब होता है, ठीक है। इस मैक्रो का मतलब क्या होता है, एक बड़ा, ठीक है, एक बड़ा स्केड्यूल जो है वो कब बनाया जाता है। इससे पहले भी हमने बात की थी, इनिशिएट फेज में कुछ हाई लेवल काम किए जाते हैं, जिसमें एक अंदाजा लगाया जाता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए इतना टाइम लग जाएगा। जैसे एक ब्रिज है तो कहा जा सकता है 2 साल लग सकते हैं, घर है उसको कहा जा सकता है कि 6 महीने लग सकते हैं, वगैरह वगैरह। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोडक्ट है तो आमतौर पे अंदाजा लगा लेते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों की बेस के ऊपर होता है, लेकिन आप मुख्तसर ये समझिए कि हम अंदाजा लगा लेते हैं कि तकरीबन 4 महीने में ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी या बना ली जाएगी, ठीक है। ये जो मैक्रोस्कोपिक है एक बड़ा सा अंदाजा है, एक बड़ा स्केड्यूल है, इतनी डिटेल नहीं है, हम लोग ग्रैनुलर लेवल पे नहीं गए, निटी ग्रिटी में नहीं गए। तो ये जो बड़ा एक अंदाजा है ये आमतौर पे कब लगाया जाता है, जब प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है अर्ली स्टेजेस में, उस वक्त हम लगा सकते हैं। उसकी कई वजूहत हैं, हमने बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, बहुत सारी चीजें प्लान करनी होती हैं, ठीक है। रिसोर्सेज हैं, कॉस्ट है, बजट है, ठीक है, वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, और ये एक और चीज भी होती है कि बाज़ का हमारे पास उतनी डिटेल भी नहीं होती शुरू में, ठीक है। तो इसलिए एक बड़ा जो है वो स्केड्यूल बना दिया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि मैक्रोस्कोपिक स्केड्यूल जो होता है वो आमतौर पर प्रोजेक्ट के अर्ली स्टेजेस में बनाया जाता है।
15 है डैश is based on soft skills and relies more on a human factor such as collecting information during group discussion. अच्छा, कोई फिनोमेना है जो सॉफ्ट स्किल के ऊपर बेस कर रहा है और उसके बाद ह्यूमन फैक्टर के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है, और ये किसी न किसी ग्रुप डिस्कशन का एक पार्ट है और उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं ए बी सी डी में, उसमें जो पहली तीनों ऑप्शंस हैं वो तो किसी न किसी और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई ना कोई मिकदार को, मेजर्स को या क्वांटिटीज को हैंडल करते हैं। अलबत्ता उसमें ह्यूमन फैक्टर इतना इन्वॉल्व नहीं है, वो उसमें ग्रुप डिस्कशन वाली भी कोई बात नहीं है। आपकी जो फोर्थ टेक्निक है, जिसको आप डेल्फाई टेक्निक भी कहते हैं, ये असल में क्या है, हमारी ग्रुप डिस्कशन है। ओके, क्विकली जरा देखते हैं कि डेल्फाई जो है वो होती क्या है या किस तरह का उसमें काम होता है। देखिए राइट साइड पर जरा फोकस कीजिए। आपके पास कोई इशू होता है तो आप मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट के, उनको इकट्ठा करके एक पैनल क्रिएट करते हैं और फिर वो इशू सबके सामने रखते हैं। उनमें से जितने मेंबरान हैं या साहिबान हैं उस पैनल के, वो इस इशू के ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन बनाते हैं और अपना अपना सोल्यूशन वो लिखते हैं। जब वो अपना अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं तो फिर क्या करते हैं हम, ये सारे सोल्यूशन इकट्ठे करके फिर सारे मेंबरान्स को यही वाला सोल्यूशन जो है वो शेयर किया जाता है। अब सब लोग जो है वो एक दूसरे का सोल्यूशन देखते हैं। ऐसा सब कुछ जो है वो एनोनिमिटी में हो रहा होता है, एनोनिमसली हो रहा होता है, ठीक है, यानी किसी के ऊपर उसका नाम नहीं लिखा होता है। हाँ, पैनल्स को ये पता होता है कि इस वक्त 5 सॉल्यूशन है हमारे पास। अब वो ये सारे सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ तक कि वो किसी न किसी एक सॉल्यूशन के ऊपर एग्री करते हैं या फिर सारे सॉल्यूशन को इकट्ठा करके एक बड़ा सॉल्यूशन बना लेते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन बना लेते हैं। जब तक ये काम नहीं होता, ये आइटरेशन चलती रहती है। राउंड 1 इसको हम कहते हैं, राउंड 2, राउंड 3, हत्ता कि यहाँ पे सारे पैनल्स के जो मेंबरान हैं वो किसी एक सॉल्यूशन पे मुत्तफिक या एग्री हो जाते हैं और यूं फिर जो है वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है या फिर ऑफर कर दिया जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉब्लम फेस हो रही होती है या जो पैनल को अरेंज करती है या उनकी एक्सपर्टीज जो है वो लेती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, which of the following is or common reasons for the delays in the software projects? आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई टाइमलाइन होती है, तो पूछा गया है कि क्या वजूहात होती हैं कि आमतौर पर हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले में जाते हैं, ठीक है। वैसे सब्जेक्टिवली आप और मैं इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड रीजन है उसमें बेसिकली कुछ 2-3 बुनियादी और मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमने कहा कि हमारे जो एस्टिमेट्स होते हैं वो गलत होते हैं, यानी शुरू में हमने अंदाजा लगाया कि इतने पैसे खर्च होंगे, उतने नहीं हुए, उससे ज्यादा हो गए। सही है, ये हम आम जिंदगी में भी देखते रहते हैं कि हमको घर बनाने लगते हैं, कोई कारोबार शुरू करने लगते हैं, एक रनिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, कोई और ब्रांच जो है वो किसी और जगह क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या एक और प्रोडक्ट मुतारफ कराने की कोशिश करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। देयर कुड बी मेनी ऑप्शंस दैट वी टेक और वी ऑब्जर्व इन रियल लाइफ। तो ऐसा होता है। फिर हमें लगता है कि शायद 2-3 लोग दरकार होंगे। जैसे हमने कहा कि हमने घर बनाना है तो 2 मजदूर काफी होंगे, लेकिन काम शुरू हुआ तो पता चला कि 2 तो ना काफी हैं, वो 4-5 लोगों का काम था। हमारा अंदाजा गलत था। ऐसा बिल्कुल होता है। हमने कुछ अंदाजा लगाया जैसे 4 महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसको 6 महीने लगे, शायद इससे भी ज्यादा लगे। और फिर हमें लगा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, बिस्मिल्लाह करके शुरू करें। आगे हमने देखा तो मौसम की सख्तियां, तूफान, बारिश और बहुत सारे और मामलात हैं, गर्मी के, सर्दी के, इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं। फंड्स थे, हमें कहा कि पूरे हो जाएंगे, बाद में फंड भी कम हो गए। मेरी छुट्टी थी वो खत्म हो गई अब, और इस तरह के बहुत सारे रिस्क हैं जो हमने देखे ही नहीं थे, सोचे ही नहीं थे, हमारे जेहन में भी नहीं थे। ठीक है, सेहत है, खुदा न खासा काम नहीं कर पा रहे किसी वजह से, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक बुनियादी वजह है कि हमारे एस्टिमेशन खराब होते हैं, गलत होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते, जो फेलियर का रीजन बनते हैं। दूसरी चीज क्या है, वो टेक्नोलॉजी जो हमें लगता है कि शायद हमारे पास है, वो नहीं होती है असल में। हमें कोई टूल्स अवेलेबल नहीं हो सकते, कोई एप्लीकेशंस हैं वो हमें अवेलेबल नहीं हो सकती या हमारे पास नहीं है। हमने काम अक्वायर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें मिली नहीं। हमें लगा कि कोई ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन जबकि वो सॉफ्टवेयर किसी और से इंटीग्रेट भी होना था, तो वो इंटीग्रेशन एक बड़ा मसला बन गया। हमें लगा कि कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स नहीं है, जबकि हमने बाद में देखा तो कॉम्प्लेक्सिटी तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो यानी मॉड्यूल्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर और बहुत सारी और चीज़ों के अंदर। तो ये एक बड़ी वजह है कि टेक्नोलॉजी को हम इतना लाइट ले लेते हैं या हमें अंदाज़ा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी, अवेलेबिलिटी, टूल्स की या वो चीज़ों की जो हमें डाउन द रोड चल के चाहिए वो नहीं है, या हमारा अंदाज़ा गलत हुआ, तो फिर भी एक और वजह बनी सॉफ्टवेयर के डिले की। जो तीसरी और अहम वजह है इन दोनों के साथ साथ, वो क्या है, वो ह्यूमन फैक्टर है। हमने देखा कि काम हो रहा है, लेकिन क्या लोग कोलैबोरेट नहीं कर रहे, यानी कोई मुंह बना के इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है। मैनेजर साहब जो है वो, जिसको हम कहते हैं, सबको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सबको कोच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक टीम खेलती है ना,
तो आप क्या कहते हैं, फलां बंदा आज अच्छा नहीं खेला, मैच हार जाएंगे। तो ये मुझे आपको सबको पता है कि एक मैच जीतने के लिए सब लोगों को अपनी एफर्ट करनी पड़ती है और कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो फिर एज ए होल जाके हम जीतते हैं। तो टीम अगर कोलैबोरेट ना करे तो हम मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर टीम हमारी कोलैबोरेट नहीं करेगी एक अच्छी प्रोडक्ट भी टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, अब कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, कोई तरीका नहीं है कि किसी ने किसी को कम्युनिकेट करना है, अपडेट करना है, स्टेटस रिपोर्ट भेजनी है, इश्यूज आ रहे हैं वो भेजने हैं, वो किस तरह से भेजें। और अगेन सब लोग क्या है, किसी न किसी वजह से डिमोटिवेट है, यानी ओवर टाइम लग रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई और चीजें हैं, कंपनी उनको एंटरटेन नहीं कर रही कहीं ना कहीं। तो बाहर कैफ ये कुछ बुनियादी 3 वजूहात हैं कि एस्टिमेशन हमारे खराब हैं, टेक्नोलॉजी को हमने फोरकास्ट नहीं किया अच्छे तरीके से, और फिर ह्यूमन फैक्टर को हमने ओवरलुक किया है। तो ये 3 बुनियादी चीजें हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले में जा सकती हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है इनकी कैटेगरीज डाल दूं ताकि अगर ये क्वेश्चन आपने यहाँ से देख लिया तो सब्जेक्टिव में भी अगर आता है तो आप बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह इसको एड्रेस कर सकते हैं या कर सकेंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, जो कि डी ऑप्शन हमारी के इनकरेक्ट एस्टिमेट्स हैं, टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं या ह्यूमन डिफिकल्टीज हैं, वो तीनों वजह हो सकती हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की डिले में जाने की। Question number 17. Lessons learned are important document because an organization can use them to improve future projects and project management process itself. Therefore, in the project closure phase or the process groups, it is helpful to review the dash. अब अभी हमने बात की थी इससे पहले कि जो लास्ट फेज होता है प्रोजेक्ट का या प्रोसेस ग्रुप होता है वो क्या है, क्लोजर होता है। तो उस क्लोजर के अंदर जो अहम चीजें हमें देखनी होती हैं, गहरी बात है, उनको हम कहते हैं कि लेसन लर्न है हमारे, कि हम ये देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट करें कि कितनी चीजें अच्छी रहीं, कितनी चीजें खराब रहीं, ताकि एटलीस्ट हम अगली बार अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करें। और जो हमारे कंपनी के अंदर जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, हम उसको एज ए होल प्रोसेस भी इम्प्रूव करें। इन सब चीजों के लिए हम जाहिर बात है लेसन लर्न को आर्काइव करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं और उनको स्टोर करते हैं, लिखते हैं। और उन आर्काइव करने से हमें एक्चुअली क्या बेनिफिट मिलेगा या किस चीज में हेल्पफुल होगी, यकीनन हमने देखना है कि हमने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किए थे इस प्रोजेक्ट में, लेकिन जब प्रोजेक्ट खत्म हो रहा तो हमें लगा कि नहीं, जो हमने चेकलिस्ट बनाई थी ना रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, उसमें और कुछ चीजें आनी है, अगली बार हमने कुछ उसको भी अपडेट करना है। फिर हमने ये देखा कि हमने जो WBS बनाए थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे, उनको और रिफाइंड होना चाहिए था। अगले प्रोजेक्ट में हम ऐसा जरूर करेंगे सर। और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनाए थे उनमें हमने कुछ टर्म्स अच्छी निगोशिएट नहीं की थी, वो हमें अगली बार और करनी है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये यकीनन कंसीडर की जा सकती हैं और करनी चाहिए एक अच्छे मैनेजर को, एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर को, ताकि वो देखे कि इन सब चीजों को नोट करें जो कि इस प्रोजेक्ट में अच्छी नहीं गई, वो अगले प्रोजेक्ट में हम उनको इम्प्रूव करें। हम अपनी कंपनी का जो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस उसको भी इम्प्रूव करें। ठीक है, सो वी कैन से कि ये तीनों चीजें हैं जो कि क्लोजर प्रोसीजर्स के अंदर डालनी चाहिए, और ये हेल्पफुल होगी अगली बार प्रोजेक्ट पे सक्सेसफुल होने को या उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सक्सेस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन फ्रॉम हियर। Question number 18. Which of the following best explains why software reviews are conducted as early as possible in the software development life cycle? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो इस चीज को अच्छा एक्सप्लेन कर रही है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो रिव्यूज हैं वो अर्ली कंडक्ट कर लें, या अगर कर सकें तो आपने एक अंग्रेजी का मुहावरा पढ़ा होगा, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ठीक है, यकीनन आपने जरूर पढ़ा होगा। इसका मतलब यह है कि आप वक्त पे अगर एक चीज कर लें तो वो आपके बहुत सारी एफर्ट्स को, बहुत सारी वेस्टेज को, बहुत सारे लॉस को सेव कर सकती है, आप उससे बच सकते हैं। और यही हाल हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में भी होता है। हम अगर अर्ली चीजों को निकाल लें, अर्ली एरर्स को फाइंड कर लें, तो उनकी जो आप समझ लीजिए फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती है, कम रहती है। लेकिन अगर यही चीजें हम जाके आगे कहीं देखें और उनको निकालें तो फिर उनकी फिक्स कॉस्ट क्या है वो बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर एक गलत मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल्स की बेस बना हुआ है तो आप उन 7 को फिर चेंज करेंगे जाके, बजाय कि वो आपको पहले ही देख लेना चाहिए था और जो उसमें फिक्सेशन करनी है वो कर लेते, ताकि आगे जाके आके 6 बाकी मॉड्यूल जो है वो सही बिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो एरर्स फाउंड आफ्टर रिलीज कॉस्ट सिग्निफिकेंटली मोर टू फिक्स, यानी ये गलत चीज बनी और वो उसके बाद कस्टमर को डिलीवर करने के करीब है और उस वक्त आपने देखा तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, तो वो क्या होगा, इन द टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन द टर्म्स ऑफ टाइम बहुत ज्यादा देर लेगी, बजाय इसके कि आपने अगर अर्ली रिव्यू कर लिए
और वो गलत भी है तो वो क्विकली फिक्स हो जाएगी, और बाकी जो चीजें उसके ऊपर बिल्ड होंगी उनको फिर शायद फिक्सेशन की इतनी जरूरत ना पड़े या वो बिल्कुल ठीक बिल्ड हो। 19 है, a project manager is reviewing the progress of a website development project. She regularly measures the actual progress against the project plan, identifies tasks that are behind schedule, and takes corrective actions to keep the project on track. अच्छा, दो तीन चीजें यहाँ पे हमें नोट करनी है। एक तो ये है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को रिव्यू कर रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्लू है कि अगर आपको थोड़ा सा भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आप फेमिलियर हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जब आप प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप किस जगह पे खड़े होते हैं, राइट। अच्छा, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और वो क्या कर रही है, एक्चुअल प्रोग्रेस को मेजर कर रही है प्रोजेक्ट प्लान के साथ कि हमने प्लान क्या किया था और हम इस वक्त कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं। और ये भी देखती हैं कि कौन से टास्क हैं जो कि क्या है, स्केड्यूल से बिहाइंड है, यानी हमने अगर 14 दिन तक या फला तारीख तक कितना काम कर लेना चाहिए था हमें, तो हमें अभी 3-4 एक्टिविटीज हैं जो हमारी रहती हैं या कम है, अभी वो पीछे है स्केड्यूल से, वो हमें कर लेनी चाहिए थी लेकिन अभी नहीं हुई। जैसे 5 तारीख तक मैंने मिड टर्म तैयार कर लेना, लेकिन आज 4 हो गई है और मेरा 25% भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि तो अभी काफी सारा काम रहता है, एक दिन में वो कैसे होगा सारा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है और वो क्या करती हैं, वो कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेती हैं। जरी बात है, इन चीजों को बैक ऑन ट्रैक लेके आना है, स्केड्यूल फिक्स करना है, सेट करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 2 बुनियादी टर्म्स यूज होती हैं जिसके जरिए से हम स्केड्यूल को फिक्स करते हैं, बट एनीवेज आपके कोर्स का वो पार्ट नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। तो मुख्तसर ये है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक्चुअल जो प्रोग्रेस है उसको प्लान्ड प्रोग्रेस के साथ कंपेयर कर रही हैं और वो उनको पता चल रहा है कि कुछ एक्टिविटीज हमारी जो है वो अभी बिहाइंड द स्केड्यूल है, वो लेट हैं और उन्होंने क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि वो प्रोजेक्ट को बैक ऑन ट्रैक ला सकें। तो हम कहाँ किस फेज में करेक्टिव एक्शन लेके चीजें ठीक करते हैं, कंट्रोल में। कंट्रोल का मतलब ही क्या होता है कि आप देखें आप किधर खड़े हैं और अगर आप बिहाइंड द स्केड्यूल हैं, ठीक है, यानी आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर करें और फिर कंपेयर करें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और क्या होनी चाहिए थी। यानी 14 तारीख को मेरे 7 यूनिट कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, 2 दिन के बाद मैं 1 यूनिट कंप्लीट करता हूँ, लेकिन 14 तारीख होगी आज और मेरे 4 यूनिट कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि मैंने तो अभी बहुत काम करना है, मैं बहुत पीछे हूँ और अब मुझे इनको, ये जो डेविएशंस हुई हैं, ये जो कुछ कमियां रह गई हैं, इनको मैंने कैसे फिक्स करना है, कौन से मुझे करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। क्या इसका मतलब है कल से मैं डबल काम शुरू कर दूं? कुछ ना कुछ तो करना होगा ना मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, हमारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग में तो हमने देख लिया कि परफॉर्मेंस हमारी कम है, अब उसको ठीक कैसे करना है वो कहाँ होगा, कंट्रोलिंग में, ठीक है। तो शी इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज के अंदर ये सारा सिलसिला वो कर रही होंगी। Question number 20 here, which of the following activities is not a part of the project execution? Project execution से मुराद ये है कि हमने प्लान कर लिया सारा कुछ, अब हम वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अब कौन सी एक्टिविटी है जो इस एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है? अच्छा, टीम डेवलपमेंट भी हम क्या करते हैं, यानी जब टीम हमारी काम कर रही है तो साथ साथ में उनकी हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये काम तो हम एग्जीक्यूशन में करते हैं, दैट्स फाइन। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट बन रही है, कुछ डैशबोर्ड में हम डाल रहे हैं, कुछ लोगों को जो है स्टेटस रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, मैनेजमेंट को बता रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, दैट्स आल्सो फाइन। क्वालिटी एश्योरेंस ये भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अलबत्ता जो स्टाफ एक्विजिशन है ये हम एग्जीक्यूशन में नहीं करते, यानी ये प्लानिंग का पार्ट है। यानी प्लानिंग में हमने देखा कि कितने लोग चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए इतने, फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए, क्यूए के लोग चाहिए, टेस्टर चाहिए, इंटीग्रेटर चाहिए, यानी कौन कौन से लोग चाहिए, किस किस स्किल सेट के चाहिए, वो हमने प्लानिंग में डिसाइड कर लिया। अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड लिख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज में अब हम स्टाफ को एक्वायर नहीं कर रहे, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ प्लानिंग, दिस स्टाफ एक्विजिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। Question number 21 है, a project manager is preparing a comprehensive document that outlines activities, tasks, dependencies, and time frames, lists the labor, equipment, and materials needed, estimates cost, set quality targets, identifies risk and mitigation actions, define acceptance criteria, plan stakeholders communication, and detail external procurement needs.
थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है। अगर आप इसका क्रक्स देखें तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं कोई बड़ा डॉक्यूमेंट, कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट। इसी के अंदर जवाब है इस क्वेश्चन का। ये जो बड़ा कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर सारे छोटे-छोटे सब्सिडायरी प्लान्स होते हैं, और उन सब्सिडायरीज प्लान्स में या सब्सिडरी प्लान्स में क्या होता है, आपके पास स्केड्यूल होता है जो कि टाइम फ्रेम में यहाँ लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ लेबर क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है, ये रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स ये भी क्या है, रिसोर्सेज हैं, एस्टिमेट आपका क्या है, स्केड्यूल है, कॉस्ट आपने लिख लिया, क्वालिटी आपने लिख ली है, और उसके बाद रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनका एक्शन क्या आपने लेना है वो आपने प्लान कर लिया है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है वो कस्टमर का क्या है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स की कम्युनिकेशन आपने कैसे करनी है, ये सारी डिटेल, और प्रोक्योरमेंट। तो ये एक जामे जो प्लान बन रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, बी ऑप्शन हमारी ये है। प्रोजेक्ट मैनेजर इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिनेरियो जो कि यहाँ डिपिक्ट हुआ है, अगर ये सारे काम कर रहा है, यानी मुख्तलिफ डायमेंशंस, कॉस्ट, स्केड्यूल, क्वालिटी, मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर्स, रिस्क वगैरह, इन सब चीजों के प्लान्स लिख रहा है और एक बहुत बड़ा कंप्रीहेंसिव प्लान जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है या बना रहा है, जिसके अंदर ये सारे छोटे छोटे प्लान्स आ जाएंगे, ये शामिल होंगे, या वो आप पहले लिख के एक बड़ा जामे कंप्रीहेंसिव प्लान, कंसोलिडेटेड प्लान बनाएंगे, वो आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। और यहाँ पे अगर आप देखिए, मैंने कोशिश की है दिखाने की भी, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो आप ये समझ लीजिए, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपके पास स्कोप मैनेजमेंट होता है, यानी आप जो प्लान करते हैं कि स्कोप को कैसे मैनेज करेंगे, यदि स्कोप क्रीप एक फिनोमेना है, आपने उससे बचना है, और ये भी कोशिश करनी है कि चेंज मैनेजमेंट कम हो, और वो उस वजह से हो सकती है उस वक्त जब आपका स्कोप अच्छा लिखा हो और वो कंप्लीट हो। रिक्वायरमेंट्स आपने कैसे मैनेज करनी है, स्केड्यूल को, कॉस्ट को, क्वालिटी को, प्रोसेस इंप्रूवमेंट को, या उन प्रोसीजर्स को, या फिर एचआर का प्लान, आपका कम्युनिकेशन क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, वेंडर्स और सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप किस तरह से करेंगे, कैसे उनको चीज़ों को आप हैंडल करेंगे, और फिर जितने स्टेक होल्डर्स हैं आपके इनसाइड आउटसाइड, उन सबको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये जितने प्लान्स हैं वो सारे कंप्रीहेंसिव एक बड़ा प्लान बनता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। क्वेश्चन नंबर 22 है, a technique used to integrate the project's scope, schedule and resources and to measure and report project performance from initiation to closure is। अब एक चीज जो एम यहाँ से देखनी है वो ये हमें कि तीन चीजों को इकट्ठा किया गया है, स्कोप को, स्केड्यूल को और रिसोर्सेस को। इनको आप एक तो मेजर कर रहे हैं और दूसरा फिर रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये सारा सिलसिला कर रहे हैं आप फ्रॉम इनिशिएशन टू क्लोज आउट, यानी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, इस सारे मरले में आप देख रहे हैं कि स्कोप, स्केड्यूल, रिसोर्सेज वगैरह ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो असल में तो आप इन तीनों की बेस के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो मेजर कर रहे हैं, और ये फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट। ठीक है, ईवीएम, शायद इससे पहले भी हमने बात की थी इंट्रो में। ईवीएम में हम क्या करते हैं, दो तीन चीजें देखते हैं। मिसाल के तौर पे अब जैसे हमने बात की थी स्केड्यूल की, तो हमारे पास स्केड्यूल जो है वो वेरिएंस हम देखते हैं कितना है। हमने बात की थी कॉस्ट की, कि हम कॉस्ट देखते हैं कि हम क्या ओवररन तो नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम सीपीआईज वगैरह कहते हैं। तो ये तीन बुनियादी चीजें यहाँ जो मेंशन है उसमें अगर आप देख सकते हैं, हम क्या निकालते हैं कि हमने जो प्लान की थी वैल्यू वो क्या थी, और क्या उतनी वैल्यू का हमने काम कर लिया। हमने कहा था कि हम तकरीबन कुछ 2 मिलियन का काम कर लेंगे बाय द मिड ऑफ द जनवरी। तो आज मिड ऑफ जनवरी आ गया, तो क्या हमने 2 मिलियन का काम कर लिया? नहीं, हमने तो उससे कम काम किया है, राइट। अच्छा, जितना हमने काम किया उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है वो हमने देख ली, यानी एक्चुअल तो हमने 2 मिलियन का काम किया है, लेकिन हमारा खर्चा कुछ 22 लाख रुपए हो गया। तो इसका मतलब है हम कॉस्ट ओवररन कर गए। 20 लाख का हमने काम किया है तो हमने तो 22 लाख ऊपर खर्च कर दिए है। फिर क्या उतने स्केड्यूल पे हमने किया, हमने ये काम करना था पर्टिकुलर काम 15 जनवरी तक, जबकि आज क्या हो गई है, 20 जनवरी हो गई है मिसाल के तौर पे, तो हम तो 5 दिन आगे आ गए हैं। कॉस्ट भी हम क्या कर रहे हैं, बजट भी ओवररन कर गए हैं, और स्केड्यूल भी क्या कर रहे हैं, हम मिस कर गए हैं। तो ये सारा सिलसिला कहाँ पे हो रहा है, हमारे पास अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट। टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, सो वन ऑफ द की मेट्रिक्स फॉर दिस इज अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, ईवीएम। Question number 23 है, which of the following models does not support the development of the working model of a project first and then further development based on the client feedback। हमारे पास जो गिवन मॉडल है उसमें अगर आप देखें तो वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल, ये ऐसे 4 मॉडल्स हैं जिसमें से हमें कोई एक आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें कोई क्लाइंट की फीडबैक इन्वॉल्व नहीं होती।
यानी ये वो मॉडल क्लाइंट की फीडबैक को सपोर्ट नहीं करता। अगर हम प्रोटोटाइप देखें तो इसमें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, फिर क्लाइंट के पास लेके जाते हैं, क्लाइंट इस प्रोटोटाइप को देखता है और वो हमें फीडबैक देके बताता है कि जी आपका मॉडल अच्छा है, अब आप जाइए इसकी इंजीनियरिंग कीजिए, इसको डेवलपमेंट में डाल दीजिए, इसकी लाइव प्रोडक्ट बना के लाइए। आईटेटर में हम क्या करते हैं, कुछ एक यानी जैसे मैंने मिसाल दी थी कि ग्रे स्ट्रक्चर में मकान दिखा दिया हमने कस्टमर को, कस्टमर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, वरना थोड़ी बहुत चेंज वो कह सकता है, तो हम कुछ दीवारों को दाएं बाएं करके कुछ कमरा छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आप समझ लीजिए बहुत सारा काम करना है, तो वहां पे हम क्लाइंट की फीडबैक ले लेते हैं। इंक्रीमेंटल में भी हमने कहा था कि हम क्या करते हैं कि एक यानी घर बनाने के लिए 2 कमरे पहले पूरे बिल्ड करके देते हैं और उसके बाद क्लाइंट फीडबैक भी देता है, फिर हम आगे कुछ और उनसे पूछ लेते हैं कि और कितने कमरे आपको चाहिए थे। अगली फेज में या अगली इंक्रीमेंट में हम कुछ और चीजें बिल्ड कर देते हैं और फिर उनको बाद दिखाते हैं, फिर अगली इंक्रीमेंट में कुछ और चीजें डेवलप कर देते हैं। यूं हम इन तीनों मॉडल्स में क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्लाइंट को कुछ दिखाते हैं और उसकी फीडबैक भी लेते हैं। अलबत्ता ये जो वाटरफॉल मॉडल है, इसमें हम क्लाइंट को कुछ भी नहीं दिखाते, बल्कि शुरू में जो कुछ दे देता है वो, यानी जो रिक्वायरमेंट वो दे देता है, उनकी हम क्या करते हैं, फिर डिजाइन बनाते हैं और फिर उनको कोड या इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उनको टेस्ट करवाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ क्लाइंट के पास जाते हैं इस जगह पे। और इस पूरे मरहले में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्लाइंट की फीडबैक नहीं लेते, बल्कि इन हाउस हम चीजें बनाते रहते हैं और एक ही बार फिर क्लाइंट के पास जाते हैं। तो ये ऐसा मॉडल है जो क्लाइंट की फीडबैक को इंटीग्रेट या इंटरैक्ट हम नहीं करते और क्लाइंट की फीडबैक को कंसिडर नहीं करता। ठीक है, बाकी तीनों मॉडल्स मैंने बताया वो हम उनको क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, क्लाइंट को ऑन बोर्ड रखते हैं और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके इंटरैक्ट करके उनकी फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं। 24 hour software development team is working on a long cycle project. They want to quickly create a prototype to gather clients' feedback and ensure the design is strong before committing to full scale development. यानी कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, वो काम कर रही है किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर और वो चाहते हैं कि क्विकली एक प्रोटोटाइप डेवलप कर ली जाए ताकि क्लाइंट की फीडबैक ली जाए। ये यहाँ पे बात हो रही है। इसमें जो इतना तो हमें समझ आ रही है कि ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल या प्रोटोटाइपिंग जो है वो अप्रोच यूज की जा रही है, लेकिन एक जो अहम चीज और देखनी है वो आपने आगे देखनी है, कॉस्ट और टाइम। ये इस सारे सिलसिले को बनाने के लिए मिनिमल है। ठीक है, ये लफ्ज है ना, ये क्लू है, ये जो अभी मैंने बात की है कि कॉस्ट एंड टाइम टू बिल्ड द प्रोटोटाइप आर मिनिमल। असल में जो हमारे पास जो यहाँ पे एक तो मॉडल दिया ना इंक्रीमेंटल, ये तो यूज नहीं होगा, इसमें प्रोटोटाइप तो हम बिल्ड नहीं करते, बाकी रह गए 3। रैपिड में हम क्या करते हैं, बेसिकली यही काम करते हैं। जब हमारे पास कॉस्ट और टाइम मिनिमल होता है तो हम जल्दी से कोई प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं और वो हमारी क्या होती है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है। दूसरी प्रोटोटाइप हमारी कौन सी होती है भला, रीयूजेबल, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा को पुराना मॉडल पड़ा होता है ना, उसके कुछ पार्ट्स हम यूज कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं, इसी इसको कहते हैं रीयूजेबल। और जो थर्ड है हमारे पास जो मॉडल ऑफ प्रोटोटाइपिंग है, उसमें हम ये कह सकते हैं या आमतौर पर ये समझते हैं कि हमारे पास वी हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड बजट। ठीक है, और हम दूसरी ये बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं वो मॉड्यूल बेस्ड हैं और वी रिक्वायर अ माइनर एनहेंसमेंट। तो ये क्या होगा, मॉड्यूलर प्रोटोटाइपिंग। तो यहाँ इस एंड में जो बात हो रही है कि हमारे पास कॉस्ट और टाइम मिनिमल है और हमें जल्द एक प्रोटोटाइप बिल्ड करनी है जो कि हमने क्लाइंट के साथ रिव्यू करनी है और क्लाइंट अपनी फीडबैक दे सके बिफोर वी आर गोइंग फॉर फुल स्केल डेवलपमेंट। तो ये क्या ऑप्शन होगी हमारी, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, जो कि हमारी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following statement best describes the critical path in a project network schedule? हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट है जो बता रही है कि क्रिटिकल पैथ जो है वो क्या होता है नेटवर्क स्केड्यूल के अंदर। दो चीजें यहाँ पे, एक तो ये है, हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास नेटवर्क स्केड्यूल है एक, और दूसरा हमने ये कॉन्सेप्ट देखने हैं कि क्रिटिकल पाथ जो है वो क्या होता है। अभी क्विकली जरा दोनों देखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं और स्टार्ट से लेकर हमने एंड तक, फिनिश तक उनको कुछ अलाइन किया हुआ है, किस तरतीब से ये एक्टिविटीज जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आप देखें तो हम ग्रीन से लेफ्ट साइड पे जो पहली यहाँ पे बॉल है, ये आप समझ लीजिए स्टार्ट की हमने जो एक डिपिक्शन दी है कि दिस इज आवर स्टार्ट, और उसके बाद फिर हम कोई एक्टिविटी जो है वो ए कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 3 दिन लेगी, और हम साथ में एक्टिविटी जो है वो बी भी कर रहे हैं, और उसके बाद कोई एक्टिविटी हम डी करते हैं और उसके बाद फिर ई करते हैं और बाकी इस तरह की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं या फिनिश कर सकते हैं। एक
इस तरह की जो शेप है, या जो स्ट्रक्चर है, या रिप्रेजेंटेशन है कि हमने अपनी एक्टिविटीज को इस तरतीब से दिखाया हुआ है, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, प्रोजेक्ट नेटवर्क स्केड्यूल है। यानी हमने अपना स्केड्यूल डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी किस तरतीब से होनी है, इसके बाद कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट होनी है, या फिर ये एक्टिविटीज में कौन प्रीडिसेसर है, पहले हो रही है, और कौन सक्सेसर है जो बाद में हो रही है। क्या कोई दो एक्टिविटीज पैरेलल भी हो सकती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये सारा सिलसिला, ये सारी रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफिकल हम करते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क स्केड्यूल। एक बात। दूसरी, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे रेड लाइन से दिखाने की कोशिश की है कि ये वाला जो पैथ बनता है, ठीक है, स्टार्ट से लेकर फिनिश तक, अगर आप इनको सम अप करें तो आपके पास ये 3 + 3 + 3 9 डेज बनता है, जो कि इस नेटवर्क डायग्राम में लेंथी पार्ट है। ठीक है, दूसरे लफ्जों में अगर हम स्टार्ट से लेकर फिनिश तक जाते हैं, एक्टिविटी ए, डी और ई के बाद फिनिश करते हैं, तो इट रिक्वायर्स 9 डेज टू कंप्लीट। ऑन दी अदर साइड एक पाथ नीचे बन रहा है स्टार्ट से लेकर फिनिश तक, ये वाला। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आप देखें 2 + 4 तो कितने बनते हैं, 6 डेज। तो नेटवर्क स्केड्यूल डायग्राम में जो सबसे लेंथी पाथ होता है, जिसमें वो एक्टिविटीज शामिल होंगी जिनका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है, वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पाथ होता है। दूसरे लफ्जों में प्रोजेक्ट में उतना टाइम जरूर लेना होता है। आप देखें, अगर नीचे वाला जो पाथ है वो 6 दिन ले रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर वाला पाथ जो हमने रेड लाइन से हाईलाइट करने की कोशिश की है, वो 9 डेज ले रहा है। अब नीचे वाला 6 दिन में कंप्लीट हो भी जाए तो एक्चुअली तो आपको 9 डेज चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और यही 9 डेज हमारा क्या है, क्रिटिकल पैथ। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने इस क्रिटिकल पैथ को जरा फोकस करना होता है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी जो है वो स्लिप नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डिले में नहीं जानी चाहिए। अब हम वापस जो है वो अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो अगर हम देखें अपनी सी स्टेटमेंट, तो वो क्या कह रही है, या थर्ड ऑप्शन, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये हम बात कर रहे हैं कि वो जो ऊपर वाला हमने पैथ देखा है वो 9 डेज ले रहा है, और ये क्या है, उस प्रोजेक्ट की मैक्सिमम ड्यूरेशन है, और यही हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पैथ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये प्रोजेक्ट नेटवर्क स्केड्यूल भी आपने देख लिया, समझ लिया होगा, और क्रिटिकल पैथ जो है ये क्या होता है, आपको थोड़ा सा उसका भी आइडिया हो गया होगा। और आपको अगर निकालना पड़ता है तो वो भी आप इंशाल्लाह खुद आप कैलकुलेट कर सकती हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं, या फिर कंप्यूट कर सकते हैं। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ वर्क। एक स्टेटमेंट आप लिखते हैं, या आपने पढ़ी होगी SOW, स्टेटमेंट ऑफ वर्क। जरा इसको थोड़ा सा, इस लफ्ज को, इस टर्म को जरा फोकस करने की कोशिश कीजिए कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम करना है, यकीनन कोई घर बनाना है, कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, कोई रोड है, कोई एक फैक्ट्री लगानी है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, कोई और प्रोडक्ट बना के लॉन्च करनी है, राइट। कुछ भी प्रोजेक्ट है, उसकी आपने कोई एक स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, उसकी आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये क्या कहलाती है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क। ये एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो डिफाइन करता है कि जितना भी आप काम करेंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर, जो कुछ भी आप डिलीवर करेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, आप रोड डिलीवर करेंगे, आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, आप कोई ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे, आप कोई ब्रिज डिलीवर करेंगे, कोई हाउसिंग स्कीम डिलीवर करेंगे, कोई नई बॉटल या कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, क्या चीज डिलीवर करेंगे, तो वो बताया जाता है। केवल कोई सर्विस भी आप डिलीवर कर सकते हैं, जैसे हमने बात की ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग क्या है, इसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, और ये एक सर्विस होगी आपकी, राइट। तो ये असल में क्या कहलाता है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो एक कंट्रैक्चुअल फाउंडेशन बिल्ड करता है या प्रोवाइड करता है बिटवीन उस कंपनी के जो इस प्रोजेक्ट को कर रही है, और उस स्पॉन्सर या दूसरी कंपनी को या कस्टमर को जो ये प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर उसको फंड कर रहा है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हमारी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक कह रही है। एक डिटेल्ड नैरेटिव है, किस चीज की नरेशन है, कि आपने क्या काम करना है, क्या प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, या क्या सर्विस डिलीवर करनी है। तो ये एक बेसिकली क्या है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, एक टर्म ऑफ कंडीशन है, एक जो स्टेटमेंट है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो ये प्रोवाइड करता है, कौन, हमारा स्टेटमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगी।
27 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ स्केड्यूल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने इससे पहले एक शक्ल देखी भी है स्केड्यूल रिप्रेजेंटेशन की। तो पूछा गया कि यहाँ से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि स्केड्यूल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, या उस मेथड को यूज करते हुए हम स्केड्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करते, राइट? अच्छा, जो हमारे पास पहली ऑप्शन है, ये भी हमने देखी भी है, प्रेसिडेंस नेटवर्क डायग्राम। ये हम बिल्कुल जरूर करते हैं। प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि एक्टिविटीज के दरमियान कोई ऑर्डर है, कोई तरतीब है, और ये भी हमने देखा इससे पहले, तो ये तो बिल्कुल ठीक है बात। गैंट चार्ट, ये भी हम बिल्कुल यूज करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। लिस्ट ऑफ माइलस्टोन, माइलस्टोन क्या होते हैं? यानी बहुत सारी वो चीजें जो हमारी कुछ ना कुछ हाईलाइट करती हैं कि हमने अचीव क्या कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माशाल्लाह इस वक्त अपनी बैचलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में हैं, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो एक माइलस्टोन होगा। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर जो है वो भी एक माइलस्टोन होगा। सेकंड सेमेस्टर जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि 4 ईयर डिग्री में आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है, तो यू हैव डन 25%। तो आपको कुछ एक आइडिया हो जाता है कि कितना आप कर चुके हैं और कितना रह गया है। तो ये क्या होता है? माइलस्टोन। एक प्रोजेक्ट के अंदर भी काफी माइलस्टोन होते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाता है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कि आप में कितने माइलस्टोन थे, 1 2 3 4, और कितने आपने अचीव कर लिए हैं। तो हाउ मच ऑफ द प्रोजेक्ट यू हैव अचीव्ड आर अकॉम्प्लिश्ड सो फार। तो ये तीनों तरीके हैं जो हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अलबत्ता ये जो टैबुलर मेथड है, ये कोई मेथड नहीं है प्रोजेक्ट स्केड्यूल को रिप्रेजेंट करने का। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारी करेक्ट हुई। अभी मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ कि ये तीनों किस तरह के होते हैं या क्या शक्लें होती है। सबसे पहले देखिएगा प्रेसिडेंस नेटवर्क डायग्राम। अभी हमने इससे पहले देखी भी है कि वी स्टार्ट समवेयर और वी हैव एक्टिविटीज, और फिर हम उनकी तरतीब बताते हैं कि विच एक्टिविटी इज द प्रीडिसेसर ऑफ विच अदर एक्टिविटी, जिसको हम सक्सेसर कह रहे हैं। यानी ए और बी का रिलेशनशिप है, ए प्रीडिसेसर है और बी जो है वो सक्सेसर है, एंड लाइकवाइज। तो यूं हम स्टार्ट से लेकर फिनिश तक यहाँ पे एक्टिविटीज को लिस्ट कर लेते हैं। ये हमारी क्या है? एक प्रेसिडेंस नेटवर्क डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन है। आगे देखिएगा राइट साइड पे वी हैव ए गैंट चार्ट, और गैंट चार्ट हमें बता रहे हैं बेसिकली कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, और कितना कितना प्रोजेक्ट जो हमने कर लिया है उसकी इस वक्त जो है वो सिचुएशन क्या है, अकॉम्प्लिश हमने क्या कर लिया। तो इस तरह की आपको स्केड्यूलिंग रिप्रेजेंटेशन जो मिलती है उसको हम कहते हैं गैंट चार्ट। और तीसरी क्या हो सकती है? अभी हमने बात की कि लिस्ट ऑफ माइलस्टोन, यानी हमने कोई चीज अचीव कर ली है, किस दिन अचीव कर लिया है, किस टाइम पे अचीव कर लिया है, या फिर हम जब प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं तो फिर हम माइलस्टोन को ऐड कर देते हैं कि फलां जगह पे जाके अगर हमने इतना काम कर लिया तो हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन हमने ये वाला अचीव कर लिया, इतना हमारा काम हो गया है। सो ये तीनों तरीके यूज किए जाते हैं आपकी प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी प्रोजेक्ट स्केड्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। Question number 28 है a project manager assigns a team member to prepare the project status report, gives them the right to access required project data and communicate with the stakeholders, and expects them to complete the task on time. Which management concept refers to the right to make decisions and use resources to carry out assigned tasks? थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, इसको मुख्तसर करते हैं। पूछा ये गया कि कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने किसी टीम मेंबर को डेलीगेट करते हैं कि वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो बनाए। उसको बनाने के लिए जो डेटा चाहिए उसको आप बेशक एक्सेस कर लें, और स्टेक होल्डर्स के साथ, यानी बाकी सारे जो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से इंटरेस्टेड हैं, जिनकी कोई ना कोई दिलचस्पी है इस प्रोजेक्ट के साथ, उन सबको वो कम्युनिकेट करें और ये भी कोशिश करें कि ये चीजें टाइम पे हों। अच्छा, कोई मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जी आप अपने उस एम्प्लॉय को ये राइट दे रहे हैं या उसके पास ये राइट हैं, यानी राइट्स हैं कि ये डिसीजन वो कर सकता है, रिसोर्सेज यूज कर सकता है। तो या आपने जब उनको ये टास्क दिया है तो आपके पास क्या राइट्स हैं। तो मैनेजमेंट की जबान में हम कहते हैं कि उन मैनेजर साहब के पास कोई एक अथॉरिटी है, कोई एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है, लेजिटिमेट पावर है। यानी आप अगर मैनेजर जब बनेंगे माशाल्लाह कल को, तो जैसे ही आप मैनेजर बनेंगे तो कुछ चीजें आपके साथ आ जाएंगी। यानी अब आप ये काम कर सकते हैं, ये डिसीजंस कर सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं, अपने सब ऑर्डिनेट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ऑर्डर्स दे सकते हैं, और उनके ऊपर लाजिम होगा कि वो आपके अहकाम को बजा लाएं, आपके ऑर्डर्स को ओबे करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के, तो ये क्या कहलाता है? अथॉरिटी, ऑप्शन बी। 29 है a software planner is tasked with estimating the size of a new information system.
The system will have multiple modules, screen, reports, batch programs, and files. The planner looks at historical data to estimate the lines of code required for each standard component and combines them to get the total system size. Again, कुछ मैंने कोशिश की है थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने की सिनेरियो बेस्ड, ताकि आपको मुख्तलिफ चीजों का आइडिया मिल सके और आप अपनी नॉलेज को अप्लाई भी कर सकें इंशाल्लाह, राइट। स्टेटमेंट क्या है कि कोई एक सॉफ्टवेयर प्लानर है, यानी कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है या आईटी प्रोफेशनल है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, वो क्या करते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं, चीजों को प्लान करते हैं, राइट। अब उन्होंने प्लान करना है किस चीज को, एक नया जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बन रहा है या कंपनी बना रही है, उसका उन्होंने साइज देना है, बताना है ये कितना साइज है। एक्चुअली ये साइजिंग प्रॉब्लम आपने पढ़े हुए होंगे, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साइजिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। द सिस्टम विल हैव मल्टीपल मॉड्यूल, उस सिस्टम के अंदर कुछ मॉड्यूल्स होंगे, कुछ स्क्रीन्स होंगे जहां यूजर इंटरफेस करेगा, कुछ रिपोर्ट्स होंगी, कुछ बैच प्रोग्राम्स होंगे जो मुख्तलिफ दौरान में चलेंगे या एग्जीक्यूट होंगे, या आपको पता है ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो स्केड्यूल बेस्ड होते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली कुछ फाइल्स होंगी जो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये जो साहब हैं ये क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा चेक करते हैं कि इससे पहले हमने इस तरह के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर कब बनाए हैं, और फिर क्या करते हैं, ये एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने लाइंस ऑफ कोड रिक्वायर्ड होंगे एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट को बनाने में, लिखने के लिए, और फिर ये क्या करते हैं, जितने रिक्वायर्ड होंगे उन सबको कंबाइन कर लेते हैं। यानी अगर 10 मॉड्यूल्स बनने हैं तो इन्होंने देखा कि हिस्टोरिकली या पास्ट में हमें एक मॉड्यूल को बनाने के लिए 4 फॉर एग्जांपल फंक्शन चाहिए या 40 लाइनों का कोड चाहिए, तो 10 के लिए कितना चाहिए होगा, जाहिर बात है 400। कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है ना इन्होंने सोची होगी, और ये पूछा गया है कि ये बेसिकली जो अप्रोच यूज की है इस साइज को डिटेक्ट करने के लिए कि जो नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा उसका साइज क्या होगा। ये जो साहब इस वक्त अप्रोच यूज कर रहे हैं ये कौन सी है, स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग। यानी एक तो स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग में क्या होता है कि आप देखते हैं कंपोनेंट्स कितने बनाने हैं, फिर आप देखते हैं कि आपके पास जो कंपोनेंट हिस्टोरिकली पहले बने थे उससे सिमिलर उसी डोमेन में भी आप कह सकते हैं, तो वो एक कंपोनेंट बनाने के लिए कितने लाइन ऑफ कोड आपको चाहिए था या कितनी एफर्ट्स आपको रिक्वायर्ड थी, और यूं फिर आप क्या करते हैं, उन सबको इकट्ठा करते जाते हैं, यानी बॉटम अप करते चले जाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि असल में आप अगर इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, इतनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। ये तरीका कि हिस्टोरिकल डेटा को देखा, कंपोनेंट्स निकाले कितने बनेंगे और हर कंपोनेंट को बनाने के लिए कितनी लाइन ऑफ कोड चाहिए, तो फिर आपने कंबाइन किया, कंसोलिडेट किया, ये तरीका कहलाता है स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग। फजी लॉजिक क्या है कि फजी लॉजिक में आप ये करते हैं कि आप एस्टिमेट करते हैं सॉफ्टवेयर की साइज के ऊपर एक अप्रोक्सीमेट रीजन या एक सब्जेक्टिव डिसीजन देते हैं। ये आपका क्वालिटेटिव डिसीजन होता है, गट फीलिंग हो सकती है। आप कहते हैं जी मैंने 10 साल एक इंडस्ट्री में काम किया, मुझे पता है इस कंपोनेंट को इतनी लाइन ऑफ कोड में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, इट्स बेस्ड ऑन गट फीलिंग, इट्स बेस्ड ऑन रीजनिंग, इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स आर जजमेंट्स। और ये भी अगेन क्या होता है, आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपने पास्ट कुछ हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट किए हैं उनसे भी आप डेटा ले सकते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, फजी लॉजिक होगा। जो फंक्शन पॉइंट साइज है ये क्या करता है, ये एस्टिमेट करता है सॉफ्टवेयर के साइज को बाय मेजरिंग द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड टू द यूजर, ठीक है। ये फंक्शन है ना, इसका मतलब ये है कि ये बेस करेगा कि सॉफ्टवेयर का साइज कितना होगा इस चीज के ऊपर कि आपने यूजर को कितने फंक्शन दिए हुए हैं, यानी कितनी इनपुट्स दिए हैं, कितने आउटपुट्स दिए हैं, कितनी फाइल्स आप वो फंक्शन हैंडल कर रहा है, या कितनी इंक्वायरीज हैंडल कर रहा है, कितने इंटरफेसेस हैंडल कर रहा है, वगैरह वगैरह। ओके, हमारे इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 1 का 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अभी हमने इससे पहले बात की है कि WBS जो है इट्स प्लेज ए वेरी वाइटल रोल कि आप कॉस्ट, बजट, स्केड्यूल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीजों को आप क्लियरली आउटलाइन कर लेते हैं, और आपको इससे भी ज्यादा ये पता चल जाता है कि आपने काम करना क्या है, कितना आपने काम करना है। तो WBS आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको इनसाइट प्रोवाइड कर रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का साइज कितना है और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये तो बिल्कुल कर रहा है WBS। दूसरी देखिएगा, WBS आपको हेल्प कर रहा है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं, स्केड्यूलिंग कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ये ठीक बात हो रही है। थर्ड देखिएगा, ये क्या कर रहा है, कोई ना कोई टारगेट सेट कर रहा है किसी न किसी टास्क के लिए। जाहिर बात है जब आप टास्क आउटलाइन कर रहे हैं
तो फिर आपका टास्क जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब ऊपर वाले की आप टाइमलाइन मीट करना चाहते हैं तो फिर जाहिर बात है आपने उससे सब टास्क को आपने टाइम पे क्लोज या कंप्लीट करना होगा। तो WBS इस चीज की भी परमिशन दे रहा है या इस चीज की भी फैसिलिटी दे रहा है या असिस्ट कर रहा है हमें, ऑटोमेटिकली डिटरमिन्स द प्रोजेक्ट बजट। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यानी ऑटोमेटिक कोई चीज नहीं हो रही, ये चीजें हमें फैसिलिटेट तो हो रही हैं, हमें इनसाइट तो मिल रही है, लेकिन ये जो बजटिंग हम करते हैं या कॉस्टिंग निकालते हैं, इसके भी 20 तरीके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने WBS बना लिया और WBS ने या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ने एंड पे आपको बता दिया कि ये प्रोजेक्ट 4.2 मिलियन में बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए फिर अलग तरीके हैं, वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, वरना मैं थोड़ा सा आपको उसका गाइड करता कि किस तरह के कौन कौन से मेथड हैं जिसके साथ वो या उनको यूज करते हुए बजट्स या फिर कॉस्ट जो है उसको प्लान किया जाता है। और फिर कुछ कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं, फिर उनका कितने % रखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और सो ऑन। तो वो फिर उसके बाद फिर बजट जो है वो लोकेट किया जाता है। अलबत्ता WBS बनाने से ऑटोमेटिकली बजट क्रिएट नहीं हो जाता, बल्कि WBS कुछ और चीजों में हेल्प कर रहा है जो कि हमने यहाँ पे आउटलाइन की है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो कंक्लूड होता है। मैंने 12 कोशिश की है कि थोड़ा सा जो इस सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, नॉट फॉर ऑल दोज माय मेट्स जो कि क्विकली क्या करते हैं, वन लाइनर 1 मिनट में बता देते हैं ट्रांसलेट करके और आपसे बता देते हैं कि PHC क्या ठीक है। मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं आपको एटलीस्ट बेशक कम बताऊं, लेकिन एटलीस्ट जो बताऊं वो डिटेल से बताऊं और आपको उसकी लॉजिक पता हो, उसकी रीज़न पता हो, बिहाइंड द सीन क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है और चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और कैसे अप्लाई हो रही हैं रियल लाइफ। तो इसको आप जरूर देखिएगा। और पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम 31 से लेकर 60 अगेन 30 क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा वो भी कुछ डिटेल करेंगे और इसी पेस के साथ होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इन 60 क्वेश्चंस को गुजारने के बाद एटलीस्ट आपका इस सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छा ओवरव्यू हो जाएगा, एक अच्छी इंसाइट मिल जाएगी और यू विल बी इन ए पोजीशन कि आप अपने इस एग्जाम को बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी कर सकेंगे और कुछ ना कुछ यहाँ से लर्न करके जाएंगे इस प्लेटफॉर्म में इंशाल्लाह। कुछ मेरे साथ कुछ सीखेंगे, कुछ आगे ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून, पार्ट 2 में इंशाल्लाह यही से कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 से। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।